तो गांधी का जो व्रत है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी का, जैन मुनि, इनका भी दोनों ही विचारधारा का आधार महात्मा गांधी ने बनाया। उसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किए, युग पुरुषों को समझा, टॉल्स्टॉय को समझा, जॉन रस्किन की पुस्तक को पढ़ा, अनटू दिस लास्ट। गांधी जी को ईसाई अराजकतावादी भी विचारक कहा जाता है। इस विचारधारा में पंच महाव्रत, ये 5 तत्व का होना तो जरूरी बताया। व्रत का मतलब यह है, व्रत मतलब उसके संविधान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करना, जिसको महान व्रत के रूप में जाना जाता है। पंच मतलब 5। तो 5 व्रत में एक तो आ गया सत्य, दूसरा आ गया अहिंसा और अस्तेय, अपरिग्रह, और उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ये 5 आता है। पहले 5 को पकड़ लीजिए। इसके बाद गांधी ने हिंद स्वराज में 11 व्रत पालन करने को कहा है। 5 व्रत ये अनिवार्य पहलू है। गांधी जी के सत्याग्रही के लिए ये 5 तत्व चाहिए, लेकिन सत्याग्रही यदि नेतृत्व करता है तो 11 तत्व चाहिए। इसमें से कुछ अंश हम लोग भी सत्याग्रही के रूप में इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो गांधी ने सत्य किसको कहा? गांधी जी के अनुसार ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अब इस बात को देखिए कि यदि दुनिया में कुछ भी सत्य है तो ईश्वर की कृति सत्य है, यानी ईश्वर सत्य है। ईश्वर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, ईश्वर शाश्वत सत्य है। लेकिन जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, वो सब के सब असत्य है, वो अलग है। इसलिए मानव शरीर भी असत्य है क्योंकि वो नष्ट होगा। सत्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर तुम्हारे अंदर है, आत्मा है ईश्वर के रूप में, वो तेरा सत्य है। शरीर का हर चीज तो यहां जलकर राख ही होने वाला है। अहिंसा में गांधी की मूल विचार है। पूरी गांधी जी की सत्याग्रह विचारधारा अहिंसा ने पर आधारित है। इसमें उन्होंने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 रूप में अहिंसा को गांधी ने परिभाषित किया। अब बौद्ध जैन जो कहे हैं वो कहे हैं, उनकी कुछ विचार भी इसमें आती है, लेकिन तत्व एलिमेंट तो उससे भी जुड़ा हुआ है, बौद्ध दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो गांधी ने कहा कि मनसा वाचा करना, मन में भी किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष पैदा ना करना, उसको गलत ना सोचना, ये मनसा है। वाचा मतलब वचन से, वचन में यदि आपकी कर्कशता है, वाणी में कर्कशता है, आपने सामने वाला इससे दुखी हो सकता है। किसी की आत्मा को दुखी करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। कर्मणा, आपके काम से यदि कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तब भी आपने उसको हिंसा कर दिया। इसलिए अहिंसा के भीतर है इन चीजों पर ध्यान रखना, इन तीनों पर नियंत्रण रखना, मन में भी किसी के प्रति गलत भाव पैदा न करना, वचन में कर्कशता न रखना, गलत वचन न बोलना, कर्मणा कर्म की शुद्धिकरण करना। इस प्रकार से यह अहिंसा कहलाता है। गांधी की मूल थीम यही है। औस्तेय का मतलब हो जाता है, औस्तेय का मतलब क्या हुआ? चोरी नहीं करना। यदि चोरी करते हैं, किसी की धन की चोरी हो जाती है, तो धन की चोरी करके आप अपने पास में जो ला रहे हैं ये असत्य है। कारण चोरी करना महापाप है, इसलिए चोरी ना करना। अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। यदि आपसे धन का संचय अधिक हो रहा है तो निश्चित है कि धन उन्मद को बढ़ाता है, जिससे आपसे बहुत सारे पाप कार्य भी हो सकते हैं। इसीलिए धन को इस प्रकार से संचय नहीं होना चाहिए। हाँ, उतना धन हो आपकी गुजारा जा सके। शेष धन को गांधी आगे जाके बताए ट्रस्टीशिप को दान दे दीजिए, ट्रस्ट को दे देना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है चरित्र को ऊंचा रखना। शादी करना वह वंश बढ़ने के लिए जरूरी है,
लेकिन पराई नारी पर गलत नजर न रखना, अपने चरित्र को ऊंचा रखना, ये गांधी ने ये कर्तव्य निर्वहन के राह में ये 5 कर्तव्य को धारा बताया। लेकिन इस कर्तव्य को आगे विकसित अवस्था में ले जाने के लिए गांधी ने हिंद स्वराज में 6 व्रत और बताया। जो 6 व्रत यहां देखिए। आस्वाद कहता है, आस्वाद, स्वाद के लिए भोजन हम ग्रहण ना करें। जितना स्वाद के लिए भोजन को हम उसमें स्वादिष्ट बनाने का काम करते हैं, उसके पौष्टिक तत्व की कमी भी आ जाएगी। जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आस्वाद यह होना चाहिए। निर्भयता, डरे नहीं किसी से। आत्मा छिदन्ति न पावका, आत्मा जब मरता नहीं तो कौन किसको मार सकता है। इसलिए एक शरीर से दूसरा शरीर में धारण करेगी आत्मा। निर्भयता, डरने की बात नहीं हो। कायरता, किसी के पास विद्वेष की भावना नहीं हो। हिंसा और कायरता में गांधी ने हिंसा को श्रेष्ठ कहा। कायराना कार्य नहीं होना चाहिए, गद्दारी का काम नहीं होना चाहिए। ये एक व्यक्ति को निष्पक्ष नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ा सकता है, वो सत्याग्रह ही नहीं हो सकता है। इसलिए कायराना कार्य नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्म, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सोचना चाहिए। स्वदेशी, स्वदेशी स्वदेश की वस्तु को उत्पाद करें, ग्रहण करें, ताकि स्वदेशी भावना बने रहे। तो इस वतन के प्रति आपका भी आकर्षण बढ़ेगा। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गिरियसि, ये आपका धर्म भी कहता है और कर्म भी ऐसा होना चाहिए। शारीरिक श्रम, प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम, चाहे बौद्धिक कार्य क्यों नहीं करते हैं, वो 3 से 4 घंटे का श्रम करना चाहिए। अब गांधी ने 11 व्रत, अब देखिए 5, 6, 11 हो गए। 11 व्रतों के द्वारा ही गांधी सत्याग्रह की रणनीति को अपनाता है। यह गांधी की सत्याग्रह हुई। गांधी विचारधारा, गांधी की सत्याग्रह में पूरी विषय वस्तु जाते हैं। गांधी अपने जीवन में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कार्यक्रम को शुरुआत किए थे। जोहान्सबर्ग की जेल में मोहनदास करमचंद गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था, तो जेल से जब रिहा हुए तो मोहनदास महात्मा की अवधारणा में आ चुके थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया। चंपारण आंदोलन सक्सेस आंदोलन रहा और जिस तरीका से उन्होंने कदम उठाया वो सत्याग्रह था। भारत आज़ादी की यह एक ऐसा रूपरेखा को उन्होंने निर्माण किया था जो विश्व में इस प्रकार की आज़ादी कहीं किसी देश में नहीं लड़ी गई थी। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के प्रति डटे रहना। यदि आप किसी भी बातों पर यदि सही हैं तो सत्य पर डटे रहें। सत्य में वो ताकत और सामर्थ्य होती है जो किसी बातों को आसानी से अंधकार से प्रकाश को ले जाने की क्षमता रखता है। इसलिए सत्य हारता हुआ दिख सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। सत्य को घेरने के लिए अनेक सारे असत्य तत्व खड़े होते हैं ताकि सत्य के बीच में कोई एक ही आदमी होते हैं। इसलिए गांधी ने कहा कि सत्याग्रही कोई समाज का एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसकी अगुवाई में यह आंदोलन चलती है। सत्याग्रह के भीतर गांधी जी पंच महाव्रत के बाद 11 तत्व को महाव्रत को पालन करने को कहा। पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसकी चर्चा हमने पीछे में किया है, और उसके बाद अस्वाद, निर्भयता, कायरता, सर्वधर्म, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, ये तत्व को अपनाना चाहिए। मैं इसका भी पिछले क्लास में सबकी चर्चा किया जो 11 तत्व है और गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इन व्रतों को पालन करने को कहा। तो हिंद स्वराज 11 व्रत का पालन करने को कहा। अब इस सत्याग्रह में है सत्य के प्रति डटे रहना। यदि किसी व्यवस्था का या सरकार का या किसी नीति का या किसी विचार का यदि आपको विरोध करना है तो आप सत्य पर डटिए। सत्य क्या है, इस चीज को सामने वाले को समझाना है ताकि आपकी मांग को सुनेगा। यह सत्याग्रह है। अब सत्याग्रह में देखिए असहयोग आंदोलन गांधी चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यह सब हुआ। 3 आंदोलन गांधी ने चलाए इस सत्याग्रह की रूपरेखा में था। अब सत्य में क्या था, असहयोग का भाव क्या था, यहाँ पर कोई हिस्ट्री की बात ना लिखें, इस बात को ध्यान रखें। यह विचारधारा से प्रश्न दिया जाता है तो विचारधारा पर ही क्वेश्चन को निरूपण करना होगा। असहयोग में है सरकार यदि भ्रष्ट है, सरकार शोषणकारी है, दमनकारी है, या जैसी भी सरकार है
इस सरकार को अपनी शासन के प्रति, जो हमारे देश पर शासन थोप कर रखा, ऐसी सरकार को हम किसी प्रकार से सहयोग ना करें। इसके लिए जो हम आंदोलन चलाएंगे, वह आंदोलन एक स्वराज्य की ओर ले जाएगा, उस सरकार के विरुद्ध ही व्यवस्था लाएगा। सरकार या तो सत्ता छोड़ के चली जाएगी या सत्ता में परिवर्तन कुछ आएगा। इस प्रकार के आंदोलन प्रत्येक भारतवासियों को करना है। किस प्रकार के भारतीयों को? इसीलिए 11 व्रत का पालन करें, और 11 व्रत का पालन करने में कम से कम 5 व्रत का पालन तो होना ही चाहिए। इस प्रकार के असहयोग आंदोलन आएगा तो सरकार क्या करेगी? यह अपनी मांग को, जनता की मांग को स्वीकार करेगा। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से सरकार को सहयोग नहीं करना है। ये आंदोलन हो, आंदोलन में एक बात गांधी ने और कहा है कि उसमें रचनात्मक कार्यक्रम होता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क। जैसे गांधी ने विद्यापीठ की स्थापना किया, गांधी लघु और कुटीर उद्योग पर बढ़ावा दिया, स्थान विशेष की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा ताकि लोगों को आत्मनिर्भर रह जा सके। तब वो आंदोलन में सही ढंग से हिस्सेदारी भी निभाएगा। सरकार को किसी भी रूप से सपोर्ट नहीं करना है, उसके कानून का ना तो समर्थन करना है ना विरोध करना है, अपने धारा में लग जाना है, अपने काम से मतलब रखना है। इस प्रकार की आंदोलन यदि चलेगी तो देश में आजादी मिल जाएगी। जब यह जनता ने सत्याग्रह की व्यवस्था से अलग हट करके चौरी चौरा कांड घटना कर दिया, तो फिर सत्याग्रह के गुण नष्ट होने की संभावना दिख रही थी। गांधी ने आंदोलन को शांत कर दिया, स्थगित कर दिया। अब इस बात का गांधी का विरोध हुआ, क्योंकि गांधी जो सत्याग्रह की नींव पर चल रहे थे कि गांधीवाद विचारधारा का निर्माण होगा, वो विचारधारा चौरी चौरा कांड से अलग दिख रहा था। इसलिए गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो अब यदि अवज्ञा आंदोलन है कि सादर आग्रह पूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हम किसी का समर्थन करेंगे तो देश की जनता से समर्थन लेंगे, ऐसे आंदोलन की भावना को उन्होंने लगाया। नमक कानून को उन्होंने विरोध किया इसके भीतर। और 1931 में गांधी जी ने जब साबरमती से दांडी की ओर यात्रा करके आंदोलन को चलाने का फैसला किया, 1931 जो एक प्रकार का उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा चल रही थी। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से आए, फिर से आंदोलन को वापस लाने की बात किया। उस समय की ही धारा में क्यों आया? क्योंकि उस समय में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास हो चुकी थी, और पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव 1929 के कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था। उसके बाद गांधी के भीतर में एक धारा बनने लगी कि स्वराज कैसे प्राप्त हो। 1931 का दौर जो था वह काफी देश की राजनीति का बहुत निर्णायक मोड़ था। उस मोड़ में देशवासी सबसे अधिक सत्याग्रह के महत्व को समझा। इसलिए गांधी की जो सत्याग्रह कार्यक्रम, जो दांडी की सफर हुआ था, वह एक कार्यक्रम था, लेकिन गांधी की जो योजनाएं था वो विचारधारा के उतना प्रेरित हुआ था। तो वह सविनय अवज्ञा की रूपरेखा में दांडी से यात्रा करने के बाद शुरुआत हुई, वेदरानियम से तृष्णापल्ली तक की यात्रा हुई, समुद्र से लेकर मैदान के भाग तक आंदोलन हुई। ये नमक को लेकर के देश में स्वराज का आधार बना दिया। ये सत्याग्रह की कार्यक्रम था, इसमें किसी का विरोध नहीं, सरकार का विरोध हम नहीं कर रहे थे। लेकिन गांधी फिर 1932 में आकर के द्वितीय चक्र में सविनय अवज्ञा को स्थगित किया। तो देश के इतिहास में 1929 से 1932 का जो दौर था वह एक निर्णायक मोड़ कहा जाता था। इस समय में सत्याग्रही की संख्या में गांधी की संख्या में वृद्धि हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, इसमें अंग्रेज को अब भारत छोड़ देना, अब हमारे सत्याग्रहियों की संख्या ज्यादा मात्रा में आ गया। तो सत्याग्रह के लिए मैंने क्या कहा था, 11 व्रत का पालन के साथ साथ ऐसी विचारधारा को लेकर के जो आदमी आएगा वह समझेगा किस नीति का विरोध करना है, किस बात का समर्थन करना है। तो सरकार को कहाँ विरोध करना है, ये विरोध की फैसला लेने की बात हुई थी। अंग्रेज भारत छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन हुई। यह आंदोलन गांधी की विचारधारा को एक अमर गाथा को लिख दिया। सत्याग्रह वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि इस कार्यक्रम को किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध में आप ला सकते हैं। लेकिन परिस्थिति क्या होगी, परिस्थिति को पहले से ताना बाना बुना जाता है, और बुनने के बाद विचारधारा उसमें नेतृत्व प्रदान करता है। इसलिए गांधी ने बार बार कहा, सत्याग्रह किसी एक नेतृत्व शक्ति के द्वारा आरंभ हो और उसके निर्देशन में कार्य करना चाहिए। इस विचारधारा से सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी का पूरा हो जाता है। फिर गांधी की अगली विचारधारा जो आती है, जहाँ पढ़ते हैं रामराज, गांधी की आर्थिक विचारधारा। तो रामराज कैसे आएगा, तो 11 व्रत चाहिए इसमें। गांधीवाद आंदोलन जो भी आप कर रहे हैं, 11 व्रतधारी यदि आ जाएगा तो आंदोलन को हम सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हिजरत, इसमें एक बात और है, सत्याग्रही का बात को यदि आप नहीं मानते, यदि आपकी बात को कोई आदमी नहीं मानता है, तो गांधी आगे कहते हिजरत करो।
आव्रजन कर जाओ, प्रवचन कर जाओ, वहां से उस स्थान पर चले जाओ जहां पर आपकी बात को माने। ये गांधी की बुद्धिस्ट नीति पर भी आधारित है। इसलिए बुद्ध ने भी यही धर्म नीति में कहा था कि जहां पर हमारा धर्म का विरोध करने वाले व्यक्ति होंगे, वो आदमी को आबाद रहने की बात रखिए। वो बिखरेगा तो पूरी व्यवस्था को वायरस फैलाएगा। जो आदमी अच्छे हैं, यदि अच्छे बिखरेंगे तो हर जगह अच्छे ही पैदा होंगे। इसलिए आपकी बात को यदि कोई नहीं मानता है तो उस स्थान को आप परित्याग कर दीजिए, उस स्थान को आप परित्याग कर दीजिए। तो उस स्थान पर जाइए जहां से आपकी बात को माना जा रहा है। अनशन जो है आत्मशुद्धि के लिए की जाती है, हृदय परिवर्तन के लिए अनशन करिए, और अनशन का उद्देश्य यही है, उसके केंद्र में आत्मशुद्धि होगी। हड़ताल होनी चाहिए, काम बंद कर देना ही हड़ताल कहा जाता है। तो गांधी कहते हैं कि हड़ताल होनी चाहिए, लेकिन हिंसात्मक नहीं, बार बार हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हाँ, मालिकों के हृदय परिवर्तन के लिए हड़ताल होनी चाहिए ताकि हमारी मांग को पूरा कर सके। इसलिए हड़ताल भी एक प्रकार का दबाव है जहां मालिक इस बात को समझ सकता है। यह सत्याग्रह कार्यक्रम का हिस्सा है, और इस सत्याग्रह कार्यक्रम को वर्तमान में भी आंदोलन का रूपरेखा दिया जा सकता है। रामराज में इस बात को देखिए, गांधी जी ने रामराज, राम को आदर्श माने, और राम की जो शासन थी, विचार था, इस शासन और राम के विचार को गांधी जी अपने भारत में लाना चाहते थे। अलंकारिक रूप से इस शासन को रामराज कहा गया, लेकिन गांधी जी रामराज को आदर्श राज के रूप में इंगित किए। पहले राम शासन लाना चाहते थे, फिर बाद में जब आजादी के दहलीज पर भारत आ गई तब इसमें आदर्श राज की बात किया। इसी राम शासन को भारतीय संविधान के डीपीएसपी में मार्क्सवाद की जो विचारधारा, उनकी जो साम्यवाद है, वो साम्यवाद को भी रखा गया, लेकिन साम्यवाद में हिंसा होती है, गांधी जी अहिंसा होते हैं। तो मार्क्सवाद की नीयत अच्छी है, विचार अच्छी है, लेकिन वो हिंसा लाने के कारण मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाना वर्तमान समय के लिए ये उचित नहीं माना जाता है। कारण विश्व में लोकतांत्रिक विचारधारा आ गई है। तो गांधी जी अहिंसात्मक मूल से लाया, इसीलिए गांधी जी की विचारधारा ज़्यादा दिखती है भारतीय संविधान के भीतर में, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा में हिंसा और अहिंसा, गांधी की अहिंसा का अंतर है। जैसे गांधी जी हर विचारधारा में लाते हैं, गांधीवाद की प्रत्येक विचारधारा अहिंसा पर आधारित है। यदि इसीलिए गांधी जी के अहिंसा को हटा देते हैं तो ये मार्क्सवाद आ जाता है, और मार्क्सवाद में यदि हम हिंसा को हटा दें या मार्क्सवाद में अहिंसा को जोड़ देते हैं गणित की भाषा में, तो यह बन जाएगा गांधीवाद। तो ये दो बातों का अंतर आता है, गांधीवाद और मार्क्सवाद में हिंसा और अहिंसा का। तो आदर्श राज्य में रामराज की तरह शासन होगी। भारत में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन इन सभी शासकों में हम भगवान राम को जो शासन थी, इस राम के शासन की ही मांग करते हैं। हम भरत शासन को भी सहमत नहीं, क्योंकि भरत ने जब तक जंगल में रहे, भरत शासन स्थापित किया। तो भरत के शासन में ना तो साम्राज्य आगे बढ़ा, न आबादी आगे बढ़ी, न अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा, ना लोग मरा, ना जीवन जिया। कहने का मतलब जन्म लिया, यथावत रह गई। तो हम भरत के शासन को भी उचित नहीं मानते हैं। राम जैसा बेहतर शासन किसी भी भारत के इतिहास में बेहतर शासन नहीं रहा, इसलिए राम की शासन अच्छाई की प्रतीक को मानते हैं। राम के नामांकन के साथ था कि यदि गांधी जी सत्याग्रह की विचारधारा लाया, तो सत्याग्रह विचारधारा में राम की नियत विचारधारा भी सम्मिलित है, क्योंकि राम का अर्थ होता है त्याग, मर्यादा की रक्षा करने वाले हों, आज्ञाकारी हों, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ओबीडियंट के रूप में हों। इसीलिए आज्ञा की गुण पूरे राम में भरा हुआ था। त्याग, तपस्या, मर्यादा, तमाम चीजों से निपुण जो गुण है तो वह राम है। और इस शासन को जब राम ने स्थापित किया तो सब कुछ उन्होंने अपने शासन की बेरिया में जो बंदे थे राम, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। तो ऐसा राम की शासन, ये राम राज शासन में कही गई। रामराज में होगा क्या?
अब इसे यदि पॉइंट के रूप में समझें कि गांधी की विचारधारा जो थी कि गांधी जी रामराज में रखने की बात थी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अहिंसात्मक समाज। पहले ये समाज अहिंसा आधारित होगी। इस अहिंसा समाज में चूंकि पुलिस रहेगा, जेल रहेगी, न्यायालय रहेगी, अदालत होगी, लेकिन ये किसी को उत्पीड़न का कार्य नहीं करेगा, किसी का शोषण का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि समाज को अहिंसा बनाना है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर यह भगवान राम का दृश्य, राम, सीता और लक्ष्मण का दृश्य है। ये अहिंसा रूपी व्यवस्था को दर्शाता है। किसी को आतंकित, उत्पीड़ित ना करना, ये हमारा ऐसा समाज का निर्माण करेगा। दूसरा, लोकतांत्रिक समाज जो होगा, भगवान राम तो सबसे पहला लोकतांत्रिक विचारधारा को अपनी शासन सत्ता में स्थापित करने का कार्य किया था। हर एक विचारधारा में हर जनता की सहभागिता हो, इस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूपरेखा उन्होंने कायम किया। इसमें ऐसा था कि शासन स्थापित हो, शासन एक सेवा भाव से हो। यहाँ एक बात को देखना है कि राजनीति एक सेवा भाव है। राजनीति जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि राम ने सेवा दिया है और सेवा की भाव से इस व्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। विकेंद्रीकृत सत्ता के भीतर में यह था कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा, सत्ता सभी के हाथ में होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत की बात किया था कि ग्राम पंचायत में जो आम सभा होती है, उस आम सभा में पंचायत के विश्वास भाग लेते हैं। ये विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की भावनाएं इस शासन व्यवस्था में स्थापित होगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता की भागीदारी निभा सके। पंचायत स्तर के ऊपर सरकार की विधानमंडल व्यवस्था होगी। उसके बाद केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होगी, जो ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन पर बल भी दिया। निजी संपत्ति होगी, लेकिन इस संपत्ति का उपयोग यदि कोई जनता को करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वह व्यक्ति जनता उपयोग कर सकती है। संपत्ति पर समाज का अधिकार होना चाहिए, और किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारी संपत्ति चली जाएगी तो केंद्रीकरण हो जाएगा। तो विकेंद्रीकरण की भावनाएं खत्म होगा, सबकी शासन, सबकी व्यवस्था समाज के भीतर हो सके, यह व्यवस्था को उन्होंने लाया था। आर्थिक विकेंद्रीकरण में धन का केंद्रीकरण नहीं हो, और प्रत्येक संपत्ति पर सभी व्यक्ति का अधिकार होगा और संपत्ति यूज करेगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सभी व्यक्ति करेंगे। तो ये आर्थिक विकेंद्रीकरण की भावना, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का साधन होगा। लघु और कुटीर उद्योग पर गांधी ने बल दिया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा, भारी उद्योग को गांधी जी कहते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत बन जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से सरोकार रखेंगे, एक अहिंसात्मक समाज का निर्माण कर लेने में सफल हो जाएगा, तब भारी उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। और भारी उद्योग की स्थापना होने के बाद तब देश का स्थायी विकास भी हो सकता है। भारी उद्योग देश के विकास का एक कारक होता है, लेकिन प्राथमिकता पहले लघु और कुटीर उद्योग की होनी चाहिए। श्रम अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा, बिना श्रम के कोई आदमी भोजन नहीं करेगा। श्रम प्रधान युग की बात गांधी ने किया। यदि कोई श्रम नहीं करता है तो उसे अन्न खाने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति भी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर जितने भी हैं, वह बौद्धिक कार्य करते हैं, उसे 3 से 4 घंटा काम करना चाहिए, ताकि यह काम करने में किसी की मजबूरियां नहीं दिखाई पड़े। विभेदीकरण उसका जो नीति बन जाती है, एक नाई का जो काम है, एक धोबी का जो काम है, एक डॉक्टर का भी काम है, सभी का काम बराबर है, यह विभेद नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में गांधी ने कहा कि जातिवाद तो रहनी चाहिए, लेकिन जातिवाद के भीतर जो अनटचेबिलिटी है यह खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी हमारे जातिवाद को, कट्टरवादी व्यवस्था को लाता है। यदि भावना खत्म हो जाएगा तो हिंदू की हिंदुत्व नीति को भाई बरकरार रहेगी और हिंदू को कलंक से बचाया जा सकता है। जातिवाद की दूरियां मिटे, समाज के भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये सभी होंगे। जातिवाद हो, समाज की पहचान है, लेकिन इसके भीतर अनटचेबिलिटी नहीं हो। इस दूरियां को कम किया जाए, वो कम करने के लिए जाति भोज, अंतरजातीय विवाह, ये सब उचित है। जातिवाद से एक जन्मभूमि की सेवा भी हो सकती है, जन्मभूमि की रक्षा भी हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता, किसी भी पंथ के प्रति भेदभाव नहीं, सभी धर्म समान है, समरस भावना रखें, ये धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जन्म देता है। गोवध निषेध, भारतीय संविधान के भीतर भी गोवध निषेध की चर्चा ही है। तो गाय भारतीय हिंदू संस्कृति की प्रतीक है, और गाय की हत्या नहीं हो। गाय धार्मिक
और आर्थिक दोनों ही रूप से यह संपन्नता का द्योतक है। इसलिए गोवंश की रक्षा हो। अब यदि भारतीय संविधान में रामराज को देखा जाए तो अहिंसात्मक समाज है। इसके लिए हमारा एक्ट 13 कहता है कि रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से मौलिक अधिकार का हनन होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संविधान कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसलिए हिंसा होगा, न्यायालय का मामला बनेगा। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रस्तावना में भी यह लोकतंत्रात्मक शब्द की चर्चा किया गया है और इसके लिए निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की गठन भारत संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जो निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करता है। विकेंद्रीकृत सत्ता है कि भारत के भीतर में ये ग्राम पंचायत है और 73वां संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है और भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में यह व्यवस्था स्थापित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज है जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला परिषद। आर्थिक विकेंद्रीकरण का भावना है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण में किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होगा, सभी का अधिकार होगा। डीपीएसपी के भीतर में इसकी चर्चा ही है। श्रम अनिवार्य व्यवस्था है तो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये डीपीएसपी और मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज के भीतर है, कास्ट की पहचान है और पंथ निरपेक्ष सेकुलर भारत है जो प्रस्तावना में भी चर्चा है। गोवध निषेध भारत संविधान डीपीएसपी में भी इस बात की चर्चा ही है, गोवध निषेध है। अब इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य का यदि आप निर्वहन करते हैं, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि काज करती है, यही वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये भारतीय संविधान की अवधारणा है। इस वसुधैव यानी वसुंधरा, इस यहाँ पर रहने वाले जितने भी परिजन हैं, जीव जंतु हैं, सभी हमारे परिजन हैं। इसी भावना के साथ राम राज्य स्थापित होगा। कोई किसी की विद्वेष की भावना को नहीं रखेगा, सभी को ये मोक्ष साधन भी जुटाएगा और इसी मोक्ष साधन को भारतीय संविधान वो ताकत देती है, किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है, जीवन के उद्देश्यों को दर्शाता है।